नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। सियासी जोड़ तोड़ जो है उसमें तेज़ी नज़र आ रही है और वो जोड़ तोड़ क्या है सियासी तौर पर कि हर सियासी जमात इलेक्टेबल्स के पीछे भाग रही है। अब क्यों भाग रही है इलेक्टेबल्स के पीछे, ये सबको पता है कि इलेक्टेबल्स की अपनी एक इंडिविजुअल हैसियत होती है, उनका अपना एक वोट बैंक होता है। तो सियासी जमातें ऐसे इलेक्टेबल्स को अपनी पार्टी में ला कर पार्लियामेंट की एक सीट जीतना चाहते हैं, इसके अलावा तो कोई और बात नहीं है। इस मौके पे मुखलिस कारकुन, जो सियासी कारकुन होते हैं, जो इंतज़ार में होते हैं, जो साल साल कुर्बानी देते हैं, वो नेगलेक्ट होते हैं। बहरहाल दोनों बड़ी सियासी जमातें इस वक्त इलेक्टेबल्स के पीछे भाग रही हैं और बहुत तेज़ी से सियासी जोड़ तोड़ देखने को मिल रहा है। पीपल्स पार्टी भी, PMLN भी। और लेकिन सियासी कारकुनों और अवाम की मायूस कुन सियासी जोड़ तोड़ तो हो रही है, इलेक्शन करीब आ रहा है, लेकिन अवाम का जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है वो नज़र नहीं आ रहा है। माँ सवाए जल्द से जुलूस में कहीं कहीं जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। सियासी जमातों की मुफाहमत के बजाय इक़्तिदार के लिए मेहनत ज़्यादा नज़र आ रही है। जो कहा जा रहा था ना कि मुल्क बहुत मुश्किल हालात से गुज़र रहा है और मईशत की तबाही है और आवाम मर रही है, और ऐसे मौके पर तमाम सियासी जमातें मुफाहमत, अपने मफादात को छोड़कर मुल्क के मफाद के लिए मुफाहमत करें, तो वो नज़र नहीं आ रहा है। वही इक़्तिदार की कोशिशें हैं, इलेक्टेबल्स के पीछे भागना है, एक दूसरी को नीचे दिखाना है, संगीन इल्ज़ामात की बौछार हो रही है। सीट एडजस्टमेंट के लिए सियासी जमातों का राब्ता हो रहा है। मुल्क की मईशत और आवाम की बेहतरी के लिए हमें कोई रोड मैप कहीं से मिलता ही नहीं है। इलेक्शन के बाद कैसी हुकूमत होगी? अगर इलेक्शन हो जाता है 8 तारीख को, तो कैसी हुकूमत बनेगी? क्या कौमी हुकूमत बनेगी या कोई एक सियासी जमात की हुकूमत बनना? बज़ाहिर तो ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहे हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या इलेक्शन के बाद जो इस वक्त हालात हैं, सियासी जमातों की इमेच्योरिटी नज़र आ रही है, एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात, इक़्तिदार के लिए इलेक्टेबल्स और दूसरे जोड़ तोड़, क्या और इल्ज़ामात न सिर्फ एक दूसरी सियासी जमातों पर बल्कि इलेक्शन कमीशन और निगरां पे जानिबदारी का संगीन इल्ज़ामात। तो ऐसे में इलेक्शन के रिज़ल्ट को कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? और क्या इलेक्शन के बाद सियासी इस्तेहकाम आएगा ऐसी सूरत हाल में? बड़ा इम्पोर्टेंट इस वक्त ये जब सवाल है। मईशत से भी ज़्यादा अहम मसला अब जो लग रहा है वो है दहशतगर्दी। जिस तरह तहरीक तालिबान और अफ़गानिस्तान से जो क़ुव्वतें हैं, वहाँ दाइश है, दूसरी क़ुव्वतें हैं, वो इस वक्त जो पाकिस्तान में यलगार कर रही हैं, पाकिस्तान पे हमले कर रही हैं, और इस सिलसिले में अफ़गानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है और सुनने में आया है कि वहाँ के कमांडर इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को दोबारा फेस करना पड़ रहा है, और वो है दहशतगर्दी, जो कि इस वक्त बहुत बड़ा मसला पैदा, और कई लोगों की जानें, जो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। तो आने वाले वक्त में क्या मईशत से भी ज़्यादा अहम मसला पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी बन जाएगा? तहरीक तालिबान और अफ़गान तालिबान एक सिक्के के दो रुख नज़र आ रहे हैं, ऐसा क्यों? और मौजूदा हालात में निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन कितने जानिबदार हैं? आपको पता है, अभी फिर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड दी गई तो हम बहुत बड़ा सरप्राइज़ पूरे मुल्क में देंगे। अब लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। इन इशूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ गेस्ट हैं जनाब ख्वाजा सोहेल मंसूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। आपका शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। रफ़ीक राजवाना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन तहरीक हैं जवानाने पाकिस्तान, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आ जाता हूँ ख्वाजा सोहेल मंसूर साहब की तरफ। ख्वाजा सोहेल मंसूर साहब, बिलावल भुट्टो साहब का अभी बयान है, आपने ही पढ़ा होगा। उन्होंने कहा है कि लिविंग प्लेइंग फील्ड हमें दी जाएगी तो हम मुल्क में बहुत बड़े सरप्राइज़ देंगे। तो आपको अभी तक लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, और कौन नहीं दे रहा है? और दूसरा ये कि जी पीपल्स पार्टी इस वक्त इलेक्टेबल की सियासत कर रही है, ऐसे लोगों को हासिल करने की कोशिश कर रही है जो आधा इलेक्शन जीता हुए होते हैं। तो क्या वजूहत है कि पीपल्स पार्टी के पास लोग नहीं हैं, उनका मंशूर मजबूत नहीं है, उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, या आवाम पे उनका एतमाद नहीं है कि PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों इलेक्टेबल के पीछे भाग रहे हैं? जी
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो आपने बात की कि इल्ज़ामात की सियासत अब ख़त्म हो जानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने सारे इंटरव्यूज़ में या अपने जलसों में ये कहा कि देखें, हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एतमाद है और उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी हमें एतमाद है। उन्होंने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया कि जो इलेक्शन को रोकने की कोशिश की जा रही थी, एमक्यूएम तो अपना पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन के लिए उतरी हुई है और हमने किसी वक्त भी ये बात नहीं की कि इलेक्शन रोकने की कोशिश की जाए। लेकिन पीटीआई भी घबराहट में है, एमक्यूएम पाकिस्तान भी घबराहट में है और दूसरी पार्टियां भी घबराहट में हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि उनका मुकाबला जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ तन्हा है। क्योंकि हम किसी जगह पे इस तरह की सीट एडजस्टमेंट या अपने इत्तेहाद में जाने की कोशिश में नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जब तक मुल्क की मईशत के लिए कोई बेहतरीन किस्म का और कोई अवामी उमंगों के मुताबिक जो आवाम चाहती है उसके मुताबिक कोई इकॉनमी का जब तक फ्रेमवर्क नहीं देता या लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देता, हम किसी के साथ इत्तेहाद में जाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब इत्तेहाद में एक कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है और 8-9 पार्टियों का वो एक गुलदस्ता होता है, तो उसके अंदर सबसे पहले तो मिनिस्ट्रियों की बंदरबाट होती है और वहाँ पर हर जगह का, हर सूबे का एक अलग इख्तलाफ होता है कि वो कहते हैं कि जी मुझे NFC अवार्ड में नहीं मिल रहा, मुझे सीटों में ये नहीं मिल रहा, मुझे वजारतों में ये हिस्सा नहीं मिल रहा। हम ये चाहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है इस बार एक तारीख रकम करे और इंडिपेंडेंट आकर किसी की फरमाइशी प्रोग्राम पे ना चले बल्कि अवाम की फरमाइशी प्रोग्राम पर चले। दूसरा, आपने बात की कि अंदरूनी और बैरूनी जो दहशत गर्दी है, दहशत गर्दी, देखिए बात यह है कि दहशत गर्दी की आप वजह सब समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी जब जीतेगी तो हम एक इकोनॉमी के पोजीशन में आ जाएंगे। और बिलावल भुट्टो साहब ने साबित कर दिया, जिस वक्त वो फॉरेन मिनिस्टर थे तो जिस वक्त दुनिया में हम तनहा हो चुके थे, उन्होंने हमें दुनिया के साथ दोबारा अटैच कर दिया। आज आपके साथ IMF भी बैठ गया, सारी दुनिया की जो आपके साथ ताल्लुकात ख़त्म थे वो भी सारी मुल्क आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं। तो जाहिर है कि सामने उनको दिख रहा है कि जो एक पीपल्स पार्टी का मंशूर है वो एक अवामी मंशूर है और एक इंटरनेशनल मंशूर है कि हमें लड़ना नहीं है, हमें अपनी दोस्ती करके अपने आप को तरक्की की तरफ लेके जाना है, ना कि हम इस तरह की दोबारा सियासत करें जो 75 साल में इस आवाम को कुछ भी ना मिला। उसमें मैं ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी का कसूर नहीं होगा, डेफिनेट पीपल्स पार्टी का भी कसूर होगा, लेकिन जाहिर है कि अब एक नई सोच आ गई है। नई सोच के मुताबिक जो है हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं सर आपको लेविंग प्लेइंग फील्ड आप कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं हम बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे अगर हमें लेविंग प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो सर कौन नहीं दे रहा है लेविंग प्लेइंग फील्ड? देखिए लेविंग प्लेइंग फील्ड सबको इसलिए मिलनी चाहिए कि देखिए ये एक अवामी इलेक्शन होता है। अवाम के वोट से जो अवाम जिसको चाहे मुस्तरद कर दे उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी जगह के ऊपर 2018 की तरह एक गलत आदमी को या गलत को मुसल्लत करेंगे तो उसका आपने हल देख लिया कि आप 5 साल में 50 साल पीछे चले गए। तो मैं तो सबको एक बात अपने मेरे सवाल पे जवाब दीजिए सर। बिलावल भुट्टो साहब यहाँ खड़े होते तो मैं यही सवाल उनसे करता कि आपको लिविंग प्लेइंग फील्ड कौन नहीं दे रहा है? निगरान नहीं दे रही है, इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं दे रही है, PMLN नहीं दे रही है, कौन नहीं दे रहा है सर? इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट नहीं दे रही है। देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये बात तो परसों MQM भी कर चुकी है कि हमारे साथ इलेक्शन कमीशन ज्यादती कर रहा है। अब मैं अगर उसी साइड पे जाऊं कि लेवल, देखिए मैं तो सिर्फ इस जगह पे ये कहता हूं कि किसी सूरत में भी आपका वोटर निकले, आपको अवाम मुस्तरद करे। बाकी अगर आपने जो इंजीनियरिंग की या जो तजर्बात किए हैं वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। मेरे सवाल का जवाब आप देंगे या नहीं? जाओ आप मेरे सवाल का जवाब देंगे कि लिविंग प्लेइंग फील्ड कौन नहीं दे रहा है? क्या निगरान हुकूमत आप समझते हैं वो नहीं दे रही है, आपको काम नहीं करने दे रही है, या इस्टेब्लिशमेंट काम नहीं करने दे रही है? कौन नहीं दे रही है सर? या नून लीग आपके लिए हालात खराब कर रही है? देखिए
नून लीग का तो ना रोल कराची में है ना सिंध के अंदर पीपल्स उनका पार्टी रोल तो है। पूरे पाकिस्तान वो में तो है सर। वो तो उनका रोल तो पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान में सबका रोल है, हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन जिस तरह के वो इत्तेहादों में जा रहे हैं और जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो मैं नहीं समझता कि ये कोई एक इंतखाबी अमल है, ये एक सियासी अमल है और इक़्तिदार में आने की एक तड़प और भूख है। ओह माय गॉड। मैं ये समझता हूँ कि अभी तक आप मुझे बताइए कि अगर ये 4 पार्टी या 5 पार्टी आपस में एक जगह पे बैठ गई हैं, तो जहाँ लेवल फील्ड की बात कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि कोई मुल्क की इकोनॉमी का मंशूर है इनके पास? ये आपस में जब बैठेंगे तो ये किस उस पर बैठेंगे? यहाँ तो अलग अलग सोच है, अलग अलग नज़रिया है, और बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो लीडर इत्तेहाद कर रहे हैं वो अपने वोटर का हक मार रहे हैं। उसकी वजह यह है कि डिक्टेटरशिप नहीं है कि मैं अपना वोट जो है जाके अपनी आवाम का वोट जो है जाके नून को दे दूं, या एमक्यूएम जो है वो अपनी आवाम का वोट जाके नून को दे दे, या जीडीए जो है वो अपने वोट जाके दे दे। तो मैं समझता हूँ यहीं पर लेवल फील्ड की अच्छा सर, मैं इंडिविजुअल मैं एक एक करके पूछता हूँ, मैं अपना जवाब आपसे लेना चाहता हूँ, तो खूबसूरत अंदाज में आ जाता हूँ। अच्छा ये बताइए सर, निगरां हुकूमत गैर जानिबदार है या जानिबदार है इस वक्त तक? कुछ जगहों के ऊपर गैर जानिबदार है, कुछ जगहों के ऊपर जानिबदार हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि आगे चलते हैं, चले निकल गए। इलेक्शन कमीशन जानिबदार नजर आ रही है या गैर जानिबदार नजर आ रही है? इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुझे इस वक्त एतमाद है कि इंशाअल्लाह ताला वो अब वो गलती नहीं दोहराएंगे। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। इस्टेब्लिशमेंट जानिबदार है या गैर जानिबदार नजर आ रही है? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट खुद अपने तौर पे बयान दे चुकी है कि हम किसी सियासी मामलात के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। आप बताएं ना, आप, और मेरी दुआ है कि आप अपना बताएं कि वो मुझे 18 की तरह अभी तक किसी का फोन नहीं आया। चलिए सर, बहुत मेरे दोस्तों मैं आगे आपसे नहीं पूछूंगा, मैं आपको इम्तहान में नहीं डालूंगा। मैं चला जाता हूँ रफीक राजवाना साहब की तरफ। और रफीक राजवाना साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? इलेक्टेबल के पीछे भाग रहे हैं या सीट एडजस्टमेंट के लिए कभी जीडीए के पास जा रहे हैं, जैसे अभी ख्वाजा सुहैल मंसूर साहब ने भी कहा, एमक्यूएम के पीछे भाग रहे हैं, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के पास भाग रहे हैं, पीएमएलक्यू की तरफ भी चले गए? और ये मुफाहमत के लिए नहीं कह रहे, ये मतलब पीएमएलएन भाग रही है। कौन भाग? पीएमएलएन कोई नहीं भाग रहा। सुनिए, बात ये है कि पंजाब की कौमी असेंबली की सीटें सब सूबों से ज्यादा है। सही है? यस, एम आई राइट? यस। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को अल्हम्दुलिल्लाह एज हासिल है। सही कह रहा हूं? जो माजी की बात मैं इस पे, हाँ, माजी पे तो एज था, अभी तो मैं नहीं कह सकता इलेक्शन से। देखिए, हम माजी के तजर्बात को सामने रख के मुस्तकबिल का हाल तो अल्लाह जानता है, असेसमेंट तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो फिर जिन जमातों के साथ हमारी गुफ्तगू हो रही है, तो वो भी तो सोचती है कि हो सकता है पंजाब में मुस्लिम लीग नून जिस तरह ज्यादा सीटें ले सकती है ले, तो वो भी हुकूमत साजी में हमारे साथ शामिल हो जाए, तो इसमें क्या बात है? नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि उन जमातों को हम कह रहे हैं अभी कोई एडजस्टमेंट का फैसला मुकम्मल नहीं हुआ, सिवाय मेरा ख्याल है पीएमएलक्यू की बात हुई है, तो वो कोई चंद सीटों में होगा। अदरवाइज तो हर सीट पे मुस्लिम लीग नून के जो एप्लीकेंट है फॉर गेटिंग टिकट्स, उनकी लाइन लगी हुई है। तो ये तो एक सियासी तरीका कार है। अभी आपने इंट्रो में कहा कि जोड़ तोड़ में लगे हुए। डॉक्टर साहब, हम तो जोड़ में लगे हुए, तोड़ के हम कायल नहीं है। ये हम जोड़ की बात कर रहे हैं। जितने भी लाभ है, बात यह है कि आपस में मिलकर अगर करे। मसलन पीपल्स पार्टी का भी एक प्रोग्राम में था, तो मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब बता रहे थे कि आज हमारी केपीके में पीपल्स पार्टी वालों के साथ बात हुई है। अच्छी बात है, व्हाई नॉट? और मैं कहूँ कि वो क्यों हो रही है? इन द लार्जर इंटरेस्ट, मुल्क के वसीतर मफाद में ये सियासी इत्तेहाद भी होते हैं, सियासी जो है ना गुफ्तगू भी होती है, पॉसिबिलिटीज भी होती है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। इसमें कोई ऐसी अजीब बात तो नहीं है।
जी नेक्स्ट। नहीं, मैं तो सर एक बात है, अभी तो खैर मैं नाम ले लेता हूँ। अब सर फैसल सालेहात को तोड़ने की बड़ी कोशिश की गई, अभी तक वो टूटे नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। मैं ऑफ द रिकॉर्ड एक न्यूज़ दे रहा हूँ आपको। देखिए वो इस तरह से होता है। मैं आपसे बताऊं, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, वो पार्टी कोशिश नहीं करती है। लोकल लेवल पे जो उनके अपोनेंट होते हैं या उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं या उनके खिलाफ लड़ते हैं, जब वो देखते हैं कि इनका किसी पार्टी से, कोई बड़ी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, तो इलेक्टेबल्स होते हैं तो उनसे बात की जाती है। अदरवाइज ये बात नहीं है कि पार्टी ने उनको अप्रोच अच्छा किया। सर, मुझे एक बात बताएं ना, मुझे रफीक राजवाना साहब, मुझे एक बात बताएं, पीएमएलएन के पास इतने कैंडिडेट हैं माशाल्लाह, क्या ये क्या मंशूर में कमी है, कारकर्दगी अच्छी नहीं है, अवाम का एतमाद नहीं है, अब लोग आपके साथ नहीं है अवाम, तो आप इलेक्टेबल्स के पीछे जा रहे हैं, बड़ी तादाद में आपने इलेक्टेबल्स लिए हैं। देखिए मेरी बात सुने, 142 सीटें हैं, हमको 142 इलेक्टेबल के पीछे तो नहीं भाग रहे। हमारी पार्टी में इलेक्टेबल लोग हैं, 4-4 दफा जीते हैं, 5-5 दफा जीते हैं, हम उनको साथ लेके चल रहे हैं। वो तो कोई एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पे कोई हमारा कैंडिडेट कमजोर है, कोई इलेक्टेबल आ गया तो और बात है। ये पार्टी पॉलिसी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जनरल पॉलिसी हर जगह भी ये पॉलिसी अप्लाई होगी। नो, नॉट एट ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी है। देखिए मैं चाहे उनकी जितनी भी अपनी पार्टी के जमीन आसमान के कलाबे मिला लूं, तो ये फैक्ट है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में को होल्ड रखती है। आगे जो अवाम ने फैसला करना है अगले इलेक्शन में, वो अल्लाह जाने और अवाम जाने, हम तो हाजिर हैं। अच्छा सर, ये पीपल्स पार्टी को जी जैसे पीपल्स पार्टी को सिंध में एज हासिल है तो हम उसको मानते हैं, एज हासिल है। तो इसलिए इस पर लोगों ने अगर सोचा है, अगर हमारे साथ चलना चाहते हैं, किसी को जबरदस्ती तो उठा के हम नहीं ले आए ना, हर किसी की अपनी ख्वाहिश है। अच्छा सर, बड़ी सियासी जमातें जो होती हैं ना सर, वो छोटी सियासी जमातें भागती हैं कि यार हमें बड़ी सियासी जमात की सपोर्ट मिल जाए। यहाँ तो बड़ी सियासी जमातें पीछे भाग रही हैं सर। ये नहीं भाग रहे डॉक्टर साहब, नहीं भाग रहे। ये गुफ्तगू वो कर रहे हैं, हम नहीं भाग रहे। हमें जरूरत ऐसी नहीं है कि हम उनके बगैर नहीं चल सकते। वो भाग रहे। यस, तो वो भाग रहे हैं। अच्छा, वो भाग रहे हैं, चले। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सर कि इस तरह की जोड़ तोड़ से जो भी हो रही है, जैसे तोड़ हो या जोड़ हो, नहीं तोड़ तो नहीं हो रही है ना, हम किसी पार्टी से तो उनको नहीं तोड़ रहे ना। वैसे कोशिश तो कर रहे हैं सर, आप भी बड़ी कोशिश की है आपने। मैंने एक नाम दिया है सर आपको, और मुझे डायरेक्ट पता है किसने उनको फोन किया और क्या हुआ है। मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, मैं आगे चलता हूँ। डॉक्टर साहब कोई एक्सेप्शनल केस होता है? हाँ, चले हो सकता है। अच्छा, नाजुक मिजाज नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि इलेक्शन के बाद आप कैसी हुकूमत देख रहे हैं, एक तो ये। दूसरा मुझे ये बताइए कि जो इस वक्त हालात हैं, सियासी जमातों के एक दूसरे पे संगीन इल्ज़ामात आ रहे हैं, मैं उन इल्ज़ामात को दोहरा सकता हूँ यहाँ आपको, आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा। तो सर क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन के बाद सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा सर? इलेक्शन जो होगा उसका रिजल्ट जी, जिस सिमत में कुछ सियासी पार्टियां और कुछ लोग जा रहे हैं और एतराजात कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है उसको मिनिमाइज करना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता इलेक्शन के बाद जीत हार तो होनी है, इलेक्शन जीत हार ही होती है, किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है। अगर उसको तस्लीम ना किया गया, हमारे अंदर एक मखसूस मिजाज पैदा हो गया है, मैं हार गया, डॉक्टर दानी साहब जीत गए, बाजी धांधली हो, ठीक है ना जी। अच्छा, आप हार गए, मैं जीत गया, आपने कहना रफीक रजवाना धांधली कर गया। इस सोच को हटाना पड़ेगा। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता धांधली हुई है तो उसके सबूत हैं, तो उनके पास रेमेडी है। मगर ओवरऑल कहना, ओवरऑल आप 2018 को माइनस कर दे या और कोई इलेक्शन ऐसा हुआ होगा, अब ओवरऑल जो है अगर सारे इलेक्शन पे आप उंगली उठा दे तो फिर ना ही इस्तेकाम होगा, ना ही आपकी मैशत सुधरेगी, ना ही कोई चल सकेगा। सही बात है। और सूरत हाल बहरहाल अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक दो कंडीशंस में आपसे आगे चल के ज़रूर सवाल करूंगा। ज़रा अब्दुल्ला गुल साहब की तरफ आता हूँ। अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आपसे ज़रा डिफरेंट क्वेश्चन ज़रा पूछना चाहता हूँ। सर, लग ये रहा है, हालात ऐसा नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो फेस कर रहा है पाकिस्तान, वो मौशी मसाइल, इस वक्त संगीन मसाइल है। लेकिन कुछ निगरां में चीज़ें सेटल हुई हैं, उसमें आर्मी चीफ और उनकी टीम का बड़ा रोल है।
निगरां हुकूमत का भी तारीफ़ हो रही है कि उन्होंने भी कुछ रोल अदा किया है। लेकिन जो इस वक्त दहशत गर्दी हो रही है और हम लाशें उठा रहे हैं और बड़ी तादाद में शहीद, अभी 23-27 की करीब, तो एक 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 इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये तजिया निगार हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आने वाले वक्त में मईशत से भी ज़्यादा जो इस वक्त फेस करना पड़ेगा वो दहशत गर्दी, और वो भी इलेक्शन के दौरान और हो सकता है कि ये बात इस हद तक चली जाए कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान क्लैश भी हो सकता है। क्या कहेंगे सर इस पे? सहीम, शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मेरा नहीं ख्याल कि जहाँ तक क्लैश की बात है, अल्लाह नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। और वो और बातें हैं, वो जो फोर्सेस बाहर से आती हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग को बहुत मजबूत तरीके से हैंडल किया है, ऐसी बात नहीं है। दुनिया के 48 ममालिक तकरीबन 6.4 ट्रिलियन डॉलर लगा के क्या नतीजा लेके गए हैं। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान ने अकेले तनहा बिल, जो जिसको कहते हैं ना फिस्ट फुल ऑफ रिसोर्सेज, उनके साथ जो है वो डील किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि इस टाइम पे दहशतगर्दी का जो अफरियत है वो खुद वजीर आजम साहब कह चुके हैं कि 60% उसमें इजाफा हुआ है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अभी तो हम सारे लोग इलेक्शन के कैंपेन में हैं, बहुत खुशी खुशी बात कर रहे हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसे बहुत ही खतरनाक किस्म के वाकयात जिस तरह बोरी बाजार का हुआ था, लंडा बाजार का हुआ था, कश्मीरी बाजार का हुआ था, और ऐसे कोई वाकयात हो जाते हैं तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर यही सियासतदान होंगे, यही तजजिया निगार होंगे जो बैठ के कहेंगे कि क्या जरूरत थी आपको इलेक्शन करवाने की जब आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते थे। अभी हमारे जो दोनों बैठे हुए मोहतरम रफीक रजवाना साहब और ख्वाजा सोहेल मंसूर साहब, अपने हलकों के अंदर इनके साथ साथ 3-3 कैंडिडेट कम से कम होंगे जो मजबूत उम्मीदवार होंगे, तो क्या सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? तो ये नहीं हो सकेगा। इसलिए जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला ना दहशतगर्दी है, ना पाकिस्तान के लिए मुआशी है, ये भी बहुत बड़े मसले हैं। जो सबसे बड़ा है, पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी लूज करता जा रहा है, पाकिस्तान अपनी आइडियोलॉजी लूज कर रहा है, और आज कौम जो है वो तकसीम का शिकार है। कौम के अंदर नफरतें जो है वो बो दी गई हैं। एक दिन में ये बोई नहीं जाती, एक दिन में ये फसल काटी नहीं जाती, और ना ही ये जो है वो नफरतें जो है इनके अंदर उबाल में कमी आने में टाइम लगता है। ये है सबसे बड़ा खतरा। अभी जो कुछ बातें हुई हैं मेरे ख्याल में इनके ऊपर जरूर बात करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बिलावल साहब ने डिमांड किया था। आपको याद है मुस्लिम लीग नवाज के जो सदर हैं उनसे कहा था कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड करें, तो डिमांड तो उन्होंने खुद की थी कि वो किससे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। अब एक बयान उनका आया हुआ है, आप फिर भी जो है वो ख्वाजा साहब से पूछ रहे हैं। दूसरा ये है कि जो 5 पार्टियां अगर आज बैठी हैं मुस्लिम लीग नवाज के साथ, तो मुझे ये बताइए कि जब 13 पार्टियां इकट्ठी थी तो तब कोई इशू नहीं था, आज 5 का जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। फिर जो बात है कि वो गवर्नमेंट जो है कभी टिल्ट होती है, वो कहते हैं कि जी कभी वो, आपने खुद सवाल पूछा कि इलेक्शन कमीशन का क्या कभी गैर जानिबदाराना होता है, कभी जानिबदाराना होता है। इसी तरह हुकूमत कभी जानिबदार होती है, कभी गैर जानिबदार होती है। जब सरफराज बुख्ती साहब जो है वो 2 दिन पहले वजीर दाखिला रहे और अगले दिन जो है वो पीपल पार्टी ज्वाइन कर ले, तो फिर ये जानिबदाराना नहीं होता, ये गैर जानिबदाराना होता है। इसको आपको समझना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने तो खुद बतौर वजीर आजम पीडीएम के कहा था कि जो IMF से डील है वो तो जनरल आसिम मुनीर की वजह से हुई है। ये तो उन्होंने कहा था, अपने फॉरेन मिनिस्टर को वो भूल ही गए, कमाल है। और फॉरेन मिनिस्टर जो है बतौर, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर क्या किया? जो सबसे बड़ी दहशतगर्दी का मामला था वो तो अफगानिस्तान से जो है एमिट हो रहा था, तो क्या फॉरेन मिनिस्टर गए थे हमारे अफगानिस्तान? अगर गए हैं तो मेरे इल्म में जरूर इजाफा फरमाएं ताकि मैं अपनी नाकिस राय को तब्दील कर सकूं। बाकी आ गई रजवाना साहब की बात। रजवाना साहब जो है वो ठीक है, ये हकीकत यह है कि ये जो मुख्तलिफ पार्टियों के पास जा रहे हैं, इनको मालूम है कि कोएलिशन जो है वो बनेगी। कोएलिशन अगर बनेगी तो क्या पीडीएम से मुख्तलिफ कोई नतायज आएंगे, और फिर अगर नतायज मुख्तलिफ नहीं होंगे तो अवाम को क्या मिलेगा? बात यह है कि ये सिर्फ बंदर बांट है। यहाँ मिसाके जमहूरियत हुआ करता है, यहाँ मिसाके मईशत नहीं होता, यहाँ मिसाके दहशतगर्दी नहीं होता, यहाँ मिसाके गुर्बत नहीं होता। हमें याद है कि जब कश्मीर को जिस तरह से बेचा गया तो क्या सारे लोग इकट्ठे बैठे थे? क्या किसी ने उस पर भी मिसाके कश्मीर किया था?
क्या अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी जो अभी वो 20 नुकात थे, आपको याद होगा कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ तो 20 नुकात पेश कर दिए गए नेशनल एक्शन प्लान के। 4 तो पाकिस्तान फौज के जुमरे में आए, उसके बाद जो है वो एक मुश्तरका जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की हुकूमत आई, उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत आई, उससे पहले जो है वो फिर वो इनकी भी हुकूमत आई, क्या नाम है, मुस्लिम लीग की। तो क्या नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल किया? और अगर किया होता तो आज मुल्क ये दहशतगर्दी का मुतहम्मल ना होता। और अगर इतना ही बुरे हाल है मईशत के, तो फिर डॉक्टर दानिश साहब, आप तो माशाल्लाह नाम के भी दानिश्वर हैं और डॉक्टर भी हैं, कि ये बता दें कि फिर हमारे सियासतदानों की जो जिंदगी का तर्ज है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, उनका लाइफस्टाइल कैसे एलिवेट हो रहा है और अवाम क्यों गरीब हो रहे हैं, इसका भी तो कोई जवाब होना चाहिए। हकीकत यह है कि आज का नौजवान बदतन हो गया इस निजाम से। आपके मुल्क के अंदर तकरीबन कोई 12 करोड़ और 85 लाख लोग जो है वो इस टाइम पे वोटर हैं। मुझे बताएं, आप जरा तनासब निकालें, वोट कितने पड़े हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या ये जमहूरियत का तर्ज नहीं है। अवाम इस सिस्टम पे अगर एतबार नहीं करती तो इसका मतलब है वो वोट भी नहीं देना चाहती। इस टाइम पे पीटीआई के साथ लोग नहीं खड़े, ये हकीकत मैं आपको बताऊं, लेकिन दूसरी जमातों का उनको इतना दिलाजारी हुई है कि वो आज जो है वो हट के खड़े हो गए हैं और वो उस आदमी के साथ खड़े हो गए हैं जिसके, तो आप देख लें 9 मई के वाकयात हैं, आप कोई मामूली वाकयात तोड़ी हैं, लेकिन मसला यह है कि गरीब आदमी के ऊपर जो है अभी आज वो। अच्छा सर, ये यहाँ पर एक बात बताएं कि क्या ये सही है? मैं सवाल कर रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि ये देखें ना, कल एक आपके जलसा मुनक्कद किया पीटीआई के लोगों ने, वो इंटरनेट बंद कर दिया गया, निगरान हुकूमत ने इंटरनेट बंद कर दिया। तो ये एक जानिबदारी तो नज़र आ रहा है ना, एक सियासी जमात को आप जलसे भी नहीं करने दे रहे हैं, जुलूस भी नहीं करने दे रहे हैं, सियासी अमल का हिस्सा भी नहीं बनने दे रहे हैं, और जब वो इंटरनेट पे कोई जलसा कर रहा है तो उसे आप, इससे सर मजलूमियत इतनी हो रही है कि कहते हैं कि इस वक्त पंजाब में 65 से 70% पॉपुलरिटी दोबारा गेन कर गई है पीटीआई। तो ये आप सर इन चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं। मैं नहीं, बड़े अहम तरीन तजिया निगार मुख्तलिफ सियासी जमातों के मेरे पास नाम है, वो कहते हैं कि जी हमारी पोजीशन इलाकों में बहुत ख़राब हो चुकी है। इस पर कुछ कहेंगे सर आप? जी बिल्कुल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन मैं आपको इंटरनेट की बंदिश की बात नहीं करूंगा। ये माजी में भी होता रहा, क्या नहीं हुआ? क्या पीटीआई के दौरे हुकूमत में नहीं हुआ? क्या मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ऐसी बातें नहीं हुई? जरूर हुई। हर जगह हुकूमत जो है वो अपना कुछ जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं उनको डील करती है। लेकिन आप मुझे बताएं, आज आप देखें ना, आज जो अफवाज के साथ लोग बहुत मोहब्बत दिखा रहे हैं, सिर्फ मैं एक छोटा सा मासूमाना सवाल है कि लास्ट नाइट महफूज शहीद जिन्होंने पाकिस्तान के लिए निशान हैदर लिया, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जान दी, आज उनका निशान हैदर का दिन है। पिछले चंद दिनों से मुख्तलिफ निशान हैदर गुजर रहे हैं। क्या आपको पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से उनको किसी ने खिराज तहसीन पेश किया? क्या आज जो है वो मुस्लिम लीग की जानिब से किसी ने उनके लिए कोई बात की कि शहीद को खिराज तहसीन पेश किया? क्या पीटीआई की जानिब से जो एक तरफ खान साहब जो हैं वो बैठ के अफगानों के हवाले से जो रेफ्यूजीज का मामला है, गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग हैं, उनका वापसी का मामला हो रहा है, उसके ऊपर पूरा लेटर आ सकता है, लेकिन 23 लोग जो वहां शहीद हो जाते हैं डीआई खान के अंदर, उनको जो है कोई उनके लिए 2 लफ्ज नहीं आते। क्या इस जलसे के अंदर किसी ने इसका भी जिक्र किया? क्या किसी ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से भी बात की? वो लोग जो नौजवान लड़के और लड़कियों को मरवा के, और उनको जो है, अभी आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका मुस्तकबिल तारीक हो गया, जो सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट थे, उन लोगों को जेल हो गई 10-10 साल की, और खुद जो आदमी करवा रहा था वो उठ के अमेरिका में मजे कर रहा है। वो शहबाज गिल साहब जो है वो यहाँ तो ड्रामा करके जो है वो चले गए व्हील चेयर के ऊपर, हाय हाय, मतलब इतना ज्यादा था कि तो आपने जाने क्यों दिया सर? आपने जाने क्यों दिया? ये तो आप जाने दे। कल का जालिम आज का मजलूम बन जाता है, कल का मुजरिम आज का मासूम बन जाता है, और आज का मासूम कल का मुजरिम बन जाता है। तो हम किस पे एतबार करें सर? कहाँ जाएं? डॉक्टर साहब, क्या ईंट से ईंट नहीं बजाई गई?
क्या हमने जो है वो जनरल बाजवा का नाम लेके गुजरांवाला के जलसे में अक्टूबर 2019 के अंदर चार्जशीट करते नहीं सुना? क्या हमने जो है वो मेमो गेट स्कैंडल भूल गए हैं? मेमो गेट स्कैंडल को किसने जाने दिया था, वो भी बता देना कि किसने जाने दिया था। मेमो गेट स्कैंडल कोई मामूली बात है? उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज चल मेमो गेट स्कैंडल हो गया, डॉन लीक्स या डॉन लीक्स हो गई, मेमो गेट स्कैंडल हो गया, बड़े बड़े हो जाते हैं और फिर सब गायब हो जाता है सर सिलसिला। मैं आगे चल के बात करूंगा, मैं जरा ख्वाजा सोहेल मंसूर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं इस सिलसिले में। जी ख्वाजा साहब, क्योंकि अब्दुल्ला गुल साहब ने बड़े सवालात उठा दिए आप पर, तो आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सवाल करता हूं। जी बिल्कुल मेरे भाई ने बात की है और बहुत अच्छी और दिल को लगने वाली बात है कि उन्होंने बात की कि जो हमारे जवान और हमारे फ़ौजी जवान जो हैं अपनी जानों की कुर्बानियां जो इस वक्त बॉर्डरों पर दे रहे हैं, बिल्कुल आसिफ अली जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने 9 मई के हवाले से भी और उनकी शहादतों के हवाले से भी उनको हमेशा खराज तहसीन पेश किया है। ये मेरे ख्याल शायद इनकी नज़र से ना गुजरा हो। बाकी रह गया कि देखिए जो दहशत गर्दी हो रही है इस मुल्क में हमारे, मैंने उसकी बहुत सारी वजूहात हैदर के हवाले से बात की थी। मैंने 9 मई के हवाले से माजरत चाहता हूँ, मैं ये देख लीजिए, मेरे वो 9 मई के हवाले से बिल्कुल उनकी आई और वो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। वो मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से भी आई, बाकी पार्टियों से भी आई, लेकिन मैं निशाने हैदर जो पिछले कई दिनों से निशाने हैदरों की जो बरसियां मनाई जा रही हैं 52वीं, उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहा था। मैं सिर्फ इसमें आपको ये बताऊं कि देखें निशाने हैदर वाला शहीद भी जो है वो अजीम है। जो आज नौजवान एक वाइस नाइक भी अगर शहीद हो रहा है तो वो भी अजीम है। उसकी वजह यह है कि वो अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आज अगर उनके घरों में बच्चे यतीम हो रहे हैं या मेरी बहनें जो हैं वो बेवा हो रही हैं या माओ अपने बच्चों से जुदा हो रही हैं, तो हमारे लिए तो देखें ये 65 की जंग हो, 71 की जंग हो या आज की ये टेररिज्म हो, हमारे लिए ये फ़ौजी जो हैं, ये अवाम की जो ज़िंदगियाँ हैं वो शायद इन्हीं की वजह से बच रही हैं। अब आगे बात आ गई कि आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड। देखिए अदलिया भी क्या कर रही है, मैं कहता हूँ अदलिया के ऊपर मैं उंगली नहीं उठाता, माशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब आए हैं, बहुत अच्छे फैसले कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात थे वो घंटों में बरी हो रहे हैं, वो मिनटों में आज़ाद हो रहे हैं, और जो गरीब आदमी यहाँ जेलों में पड़ा हुआ है जिसके पास 500 रुपये जुर्माना भरने को नहीं है, उसकी तारीखें सालों साल नहीं लगती। आपने बड़ी अच्छी बात की कि बात यह है कि हम मईशत की बात कर रहे हैं। देखें सियासतदान जो आपने बात की मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं कि जब इतने बड़े बड़े इंक्वायरियां होंगी, क्या सब चीज़ें झूठ है? कहीं ना कहीं तो धुआं तभी उठता है जहां कहीं आग लगती है। अब अगर आप सारे लीडरों को इसी तरह बरी कर रहे हैं तो कल जो आने वाला है वो भी यही सोच लेकर आएगा कि होना क्या है मेरे साथ। देखिए सबके लिए जब तक इंसाफ का तराजू और उस पर आंख पे लगी बंधी हुई पट्टी, जब तक अपना तराजू जो है वो बराबर नहीं करेंगे, इस मुल्क की इकोनॉमी, इस मुल्क के हालात, इस मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी अंदरूनी और बहरूनी वो नहीं दूर होगी। देखें अदलिया को अपना ये रोल अदा करना पड़ेगा और किसी सूरत में भी इस इलेक्शन को 2023 के ये हमारे चाहे अरबाब इख्तियार हों या कोई भी हों, मैं बहुत खुली बात करने वाला आदमी हूँ और मैं बड़े वसूख से बात कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर आपने 2023 का इलेक्शन 2024 सर सॉरी 2024 का इलेक्शन फेयर और आपने शफाफ ना कराया तो जो बात में इनका नाम मेरे जहन से निकल गया, जो मेरे भाई बात कर रहे थे, तो मेरी बात सुने, ये गुर्बत जी अब्दुल्ला गुल साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात की तायद करता हूं कि ये जो एक खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इस मुल्क को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये ना हो कि खून की नदियां बह जाएं, क्योंकि जब गरीब के घर में रोटी
उसके बच्चे को इलाज और तालीम नहीं मिलेगी, तो फिर इंसान जो है इंसान नहीं रहता, वहशी हो जाता है। आपने जब ऑपरेशन किया लाल मस्जिद पे, तो लाल मस्जिद के बाद इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की एक तारीख रकम हुई। उसकी वजह यह है कि आप जब इंसाफ से हटेंगे और अपने जोरे बाजू के ऊपर जाकर किसी को कत्लो गारत कर देंगे, गुनाहगार को सज़ा मैं कहता हूँ 100 बार मिले, लेकिन बेगुनाह को अगर सज़ा मिलेगी तो अल्लाह भी नाराज़ होगा और इंसान के अंदर जो है एक दरिंदगी और वो आ जाएगी। तो मैं सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि देखें, इस इलेक्शन को जो है किसी सूरत में भी फेयर होना चाहिए, चाहे इसमें कोई भी आए अवाम के वोट के साथ। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अगर पीटीआई आती है, ठीक है, उसके लीडर का कसूर है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने मेरी नौजवान नस्ल को एक गुमराही की तरफ लेके गया। जिस तरह एमक्यूएम का लीडर जो है इस नस्ल को जो है किताबें देने की जगह बंदूक की सियासत दे गया, तो मैं नियाजी साहब के ऊपर भी ये कहता हूँ कि उन्होंने मेरी आवाम ने जिसको मेरे बच्चों ने जिसको रोल मॉडल मांगा, उसने फ़ौज की जगहों पे ऊपर शहीदों की बेहरमती की, हमारे फ़ौजियों की बेहरमती की, उनकी तस्वीरों के ऊपर बेहरमती की। वो सज़ा का हकदार है और वो उस सज़ा का हकदार है कि उसके ऊपर अदलिया को वो जो है अपनी आंखों पे फिर पट्टी बांध लेनी चाहिए कि ना कि वो किसी की शक्ल देखे और ना किसी का रहम करे। लेकिन हर सूरत में अब इस मुल्क को अगर आप माशी इस्तेकाम देना चाहते हैं, अगर आप इसको दहशतगर्दी से ख़त्म करना चाहते हैं, तो अवाम ही सीसा पिलाई दीवार होती है। आज अगर मेरी आवाम को रोज़गार मिल जाए, आज पाकिस्तानी अवाम को अगर ये मिल जाए कि हम सब पाकिस्तानी हैं, ये हम लोग बट गए हैं, ठीक है, कोई जबान में बट गया, ठीक है, ठीक है, में बट गया, ठीक है, हमें इस वक्त पाकिस्तानी का नारा चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब और सही बात है कि इस वक्त सबसे इलेक्शन वक्त पर हो जाए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इलेक्शन फेयर हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। जी क्या कहते हैं जनाब, इलेक्शन वक्त पे हो ना हो, लेकिन इलेक्शन साफ और शफाफ हो, वरना अगर साफ और शफाफ नहीं हुआ। जी राजवाना साहब क्या कहते हैं? वक्त तो मुकर्रर हो गया 8 फरवरी, और वक्त पे होने भी चाहिए, हो ना हो की बात नहीं है, दूसरी राय है भी नहीं, और फेयर होने चाहिए, इसमें नो केवल। अगर 8 फरवरी तक आपके लीडर का तायात नाअहली का मसला हल नहीं हुआ, तब भी आप चाहेंगे कि हो जाए सर? हाँ, व्हाई नॉट। बात यह तायात नाअहली का मसला सिर्फ हमारे लीडर का नहीं है, काफी लोगों का है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने वो केस लगाए हैं। मुझे जी डॉक्टर साहब आवाज आ रही है बीच में, कोई जी क्या बोल रहे हैं सर? अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी एक सेकंड देंगे। नहीं एक सेकंड आप, एक सेकंड नहीं, वो अभी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था आपको। ओके नहीं, इंटरप्ट नहीं कर रहे, अगर इनको बोलना है तो बोल लेना, कोई बात बोल रहे हैं भाई, क्या बोलना है आपने, बोल रहे जल्दी से बोलें। वेलकम। देखिए वहाँ पे अहल और नाअहली का मसला नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो तो सियासत घर में ही रहनी है, क्योंकि जाहिर है कि अगर वो नाअहल हो जाएंगे तो बेटी इलेक्शन लड़ लेगी, और अगर अहल हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। मैंने तो काम की बात कर रहे हैं। अच्छा है नहीं हो। अब बात ये है डॉक्टर साहब कि देखें ना, अब अफसोस ये है कि हम सियासत में पर्सनल हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यही बात वापस अगर जरदारी फैमिली में कर दूं तो अच्छी बात नहीं है। जरदारी साहब और मैं इकट्ठे सेनेटर भी रहे हैं, मगर मेरे लिए मुनासिब नहीं है, ठीक है ना। मैं कहूँ जी फैमिली है बुलाएं, हम इस बात में नहीं पड़ते, सारे माशाल्लाह बाशऊर है, ये बड़ी छोटी चीजें। बात ये है कि आपने कहा कि इलेक्शन फेयर हो जाए, होने चाहिए। मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर फेयर नहीं होते, खुदा ना खास्ता फेयर नहीं होता, खुदा ना खास्ता, बहुत बड़ा खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला रहम करे, तो पाकिस्तान को इस्तेकाम हासिल नहीं कर सकते, पाकिस्तान की माशी तरक्की नहीं होगी, तो गरीब पैसे को वैसे पिस जाएगा, ठीक है ना। अब हमने सियासत का जो अंदाज पहले अख्तियार किया हुआ है और अभी तक थोड़ा काफी सारा चल रहा है, उसको एक तरफ जाना पड़ेगा, एक तरफ ले जाना पड़ेगा, ठीक है नहीं। सारों ने कहा कि सियासी इंजीनियरिंग हुई, नैब ने कैसे केसेस बनाए। अच्छा, अब मैं किसी पे इल्जाम भी नहीं लगा रहा। कुछ लोग ये चाहते थे भी नवाज शरीफ पाकिस्तान ना आए, उनके केसेस हैं तो वो सजा बहाल रहे। अब ना फाइल का पता है, ना केस का पता है, ना अंदर का पता है, मुझे केस की हर चीज का पता है। चलो बात हो गई जी,
अब वो बरी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, ठीक है जी। जब नैब को बुरा कहते हैं, उसी नैब के केस में कहते हैं बरी क्यों हो गए, हो गए, अदलिया ने बरी किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलाएं मुल्क को। ये गलत बात है कि अगर मेरा मुखालिफ दूसरी पार्टी का बरी हो जाए, मैं कहूँ नाजायज बरी हुआ है, और अगर खुदा न खास्ता मैं सही बरी हुआ तो आप कहते हैं नाजायज, या सजा हो जाए तो हम कहते हैं सही सजा हुआ है। इन चीजों से निकले। हर केस के अपने मेरिट होते हैं, हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं। जातियात से बाहर निकले। जातियात में पड़े रहे तो आज तक जहां से चले तो उससे भी पीछे जा रहे हो। आगे चले, मुल्क की सोचे, मैं से हम पे आए, मैं वाली बात छोड़ दे, अपनी अना को छोड़ दे, मुल्क की अना सबसे अहम है। हमने तो चले जाना है, सियासत चलती रहेगी। आगे जिनके हाथों में बाग नोट दे के जानी है, जो नस्ल नौजवान नस्ल है जिसको सुधारना है, उनकी सोचे। हमने कई दफा हुकूमतें भी देख ली, पार्लियामेंट भी सारों ने। अच्छा सर, लेकिन एक बात बताए ना, आप पीटीआई को सियासत ही नहीं करने दे रहे हैं, इलेक्शन ही नहीं लड़ने दे रहे हैं। बेचारे इंटरनेट पे जलसा कर रहे थे, वो भी आप लोग, आपकी हुकूमत ने करने नहीं दिया सर। गुजारिश है पहले तो आप अच्छा एक पूरा जुमला कर दूं, उसके बाद आप बोलिएगा। आपको नहीं, पहले आपके लफ्ज हटा दे। अच्छा सर, ठीक है ना जी, मेहरबानी करें, आपका लफ्ज हटा। अच्छा सर, ये क्या ये बात सही है वाकई कि एक तासुर पैदा हो रहा है कि ठीक है 9 मई, जैसे अभी उन्होंने भी कहा पीपल्स पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं कि इमरान खान और जो लोग 9 मई में मुलव्विस हैं उनको सख्त तरीन सजा दे दें, लेकिन बाकी पार्टी के जो लोग हैं उनको इलेक्शन लड़ने दें, और अगर नहीं दिया जाएगा तो मुस्लिम तो वो मजलूम बन रहे हैं। और ऐसा हो गया है कि पंजाब में अब 65% पॉपुलरिटी पीटीआई की है, पीएमएलएन अपनी जगह बनाने में नाकाम नजर आ रही है। क्या ये बात सही है सर? नहीं, गलत है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम फील्ड में फिर रहे हैं, हमें पता है, ठीक है ना जी। मैं आपसे माजरत के साथ एग्री नहीं करता, सर्वे आते रहते हैं। बहरहाल बात यह है कि पीटीआई को इलेक्शन में फ्री हैंड देना चाहिए, उनको बतौर पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा लेना चाहिए। जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलविस है उनको कानून के, मैं नहीं कहूंगा सख्त से सख्त सजा दे, जो कानून इजाजत देता है उन पर इल्जाम साबित होता है, उनको सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो, ABC जैद बकर कोई भी हो, मगर उनको सियासत करने देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आपसे बड़ा रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम ये लाशें कब तक उठाएं? तहरीक तालिबान वहाँ से आते हैं और आकर यहाँ मार के चले जाते हैं, हम लाशें उठाते हैं और जनाब राब्ता करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि देखें जी हमारे सिविलियन भी मर रहे हैं, हमारे फ़ौजी भी मर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं सर कि जब बलूचिस्तान का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब वो जान चकजई साहब ये जब ये कहते हैं कि जी इस दहशतगर्दी में तहरीक तालिबान जो कर रही है पाकिस्तान में, उसमें अफ़गान कमांडर इन्वॉल्व हैं, तो फिर सर मुझे ये बताइए कि हम सिर्फ लाशें उठाएं या मुंह तोड़ जवाब दें, क्या करें सर? देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि सीधी सी बड़ी वाज़ेह बात है, और वो ये है कि आपने 9/11 के बाद जो यू टर्न लिया था उसको मेरे ख्याल में आपको रिवाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि वो यू टर्न आपके लिए फायदेमंद हुआ। दूसरा ये है कि जब दोहा एग्रीमेंट हुआ तो पाकिस्तान तो उस टाइम पे मौजूद नहीं था, और अगर पाकिस्तान उसका वहां मौजूद नहीं था, गारंटर नहीं था, तो दूसरा मुल्क कौन सा था जो गारंटर था? क्या वो अमेरिका नहीं था? तो फिर आज पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी का जामिन क्या वो तमाम ममालिक जो वहां बैठे थे, क्या वो उसके गारंटर्स नहीं है? क्या उनका कोई काम नहीं बनता? पाकिस्तान को हाई एंड ड्राई छोड़ के जो है वो चलते बने हैं अपनी दुकान बढ़ा के। अब देखिए मसला ये है कि आप गुरिल्ला वॉरफेयर जो है उसकी तारीख है। अभी आज जो पूरी दुनिया की मदद इसराइल को आ गई है, मुआशी भी और मतलब सेनेट की तमाम रूलिंग्स को बाईपास करते हुए उन्होंने जो है 14,000 जो है वो शेल्स दे दिए टैंकों के। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या हमास जो कि मुट्ठी भर है, 6 दुनिया के इस्लामी ममालिक 6 दिन में इसराइल से जंग हारे, लेकिन आज 2 महीने और 10 दिन होने को आए हैं कि वो जो है वो उनको हरा नहीं पाए। मसला यहाँ ये है कि लेकिन सर 7,000 8,000 मासूम बच्चे, औरतें और क्या नाम है बच्चे, मर्द हमारे शहीद हो गए, तो ये और इजराइल के क्या नुकसान हुआ? 100 फौजी, 200 फौजी, 300 फौजी, 400 बख्तरबंद गाड़ियां, 6 टैंक, 10,
तो कहने का मतलब है कि हम 8,000 मासूम बच्चों के साथ, औरतों के साथ शहादत पर पीछे लेके खड़े हुए हैं सर। बहुत बड़ा नुकसान नहीं है क्या ये? ये नहीं, ये तो नाकाबिले तलाफी नुकसान है ना सर, मैं ये नहीं कह रहा। तो लेकिन आप देखें कि रूस आया ये है, कौन सी जीत और हार है सर इसमें? बताएं ना, क्या जीती है? देखें हमने कौन सा जीता है सर? कौन सा बड़ा कारनामा कर दिया? हमने 100 फौजी मार दिए, यहाँ 8,000 मासूम फलस्तीनी बच्चों, औरतों, बूढ़ों की हमने शहादत दे दी सर, मार दिया। भेड़ बकरियों की तरह उन्होंने जो है ना उनको रोन दिया है सर। टैंकों के नीचे, मिसाइलों के नीचे मासूम बच्चों को मार दिया है। तो कौन सी जंग जीतनी हो? यहाँ जीत और हार की कहाँ बात है सर? बड़ा नुकसान उठाया हमने। डॉक्टर साहब मैं ये बता रहा हूँ, क्या इमाम शामिल की जो तहरीक थी फिर वो खत्म हो गई? कई 100 साल चलती है, कौमें के कभी शिकस्त नहीं खाती। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, इस दहशतगर्दी को हमें रोकना पड़ेगा, और वो एक सुपीरियर आइडियोलॉजी के जरिए। पैगाम पाकिस्तान एक अच्छा बयानिया है, लेकिन वो अभी तक उस तरीके से वो जिसको कहते हैं कि सरैयत करना था, वो अभी तक नहीं कर पाया। दूसरी बात है कि डायलॉग आपको बहरहाल करना पड़ेगा। जहां तक देखे ना बात, सर मैं आपसे टू द पॉइंट बात करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। अब्दुल्ला गुल, जनरल हमीद गुल साहब के साहबजादे भी हैं, और माशाल्लाह आप अब अपनी एक हैसियत है आपकी। मुझे टू द पॉइंट करें सर। मैंने एक ट्वीट भी किया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अमेरिका रिस्पॉन्सिबल, रशिया रिस्पॉन्सिबल, दुनिया रिस्पॉन्सिबल, महज़िब दुनिया। हम देख रहे हैं यूएनओ का किरदार, हम देख रहे हैं ओआईसी का किरदार, हम देख रहे हैं अरब लीग का किरदार, हम देख रहे हैं बड़े बड़े किरदार। हमें तो ये बताइए कि मेरे जो जवान हैं, उनके यहाँ भी बच्चे हैं, उनकी भी बीवी है, उनके भी माँ बाप हैं, हमारे भी सिविलियन हैं, बच्चे हैं, उनकी भी पाकिस्तान है, उसकी सिक्योरिटी का मसला है। तो सर हम यहाँ लाशें उठा रहे हैं, और इन लाशों का ताल्लुक अफ़गान सरजमीन से भी है, उनकी हुकूमत से भी है। हमारा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ये इल्ज़ाम लगा रहा है मिनिस्टर के जनाब आली अफ़गान। तो हम कब तक लाशें उठाएं सर? या हम अमेरिका की तरफ ये करें कि आप जिम्मेदार हैं, आप हमें करें? तो सर ये फ़लस्तीन, ये कश्मीर, ये बहुत सी जगहों, ये आपका गुजरात, और ये उसके अलावा और भी मनियार और पता नहीं क्या क्या। सर हम एक ताकतवर 8 लाख 7 लाख और टोटल अगर मिला लें पैरामिलिट्री तो 10 लाख बहादुर फौज क्या मुल्क है, एटमी मुल्क है, जिसके पीछे 25 करोड़ अवाम खड़ी है। और ये तहरीक तालिबान मुट्ठी भर अफगानिस्तान से आते हैं और हमारे नौजवान जवानों को शहीद करके चले आते हैं। क्या शहीद होते रहे हम सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको किसी सूरत भी तो क्या करें सर? इखलाकी, तो फिर रिएक्ट क्यों नहीं करते सर? आप खून का बदला खून से क्यों नहीं लेते? मैंने देखे, मैं कब ये कह रहा हूं कि ऐसा ना करें। मैं जो सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं उसके अंदर वो बड़ी अहमियत का हामिल है कि आपकी डिफेंसिव डिफेंस पॉलिसी को खत्म करके ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी जिस तरीके से ख्वाजा साहब ने बात की, सोहेल मंसूर साहब ने, वो बड़ी सही की। लाल मस्जिद का जिक्र किया। लाल मस्जिद के ऊपर मेरा बयान मौजूद है जिसमें मैंने कहा था कि लाल मस्जिद ऑपरेशन विल हॉन्ट अस फॉर इयर्स टू कम। और फिर वही आपने देखा कि वो किस तरीके से एक डरावना। मेरे सवाल का जवाब दे दे सर, टाइम खत्म हो रहा है। क्या लाशें उठाएं हम सिर्फ? नहीं, आपको जो है ना हम हमास हैं, ना हम कोई और हैं सर। हम पाकिस्तान, मैंने तो पाकिस्तान है, पाक आर्मी है सर। हम ऑफेंसिव डिफेंस और आपको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को ब्रॉड करना पड़ेगा, और यही इसके सर खून का हिसाब, खून का बदला खून। हमारा एक शहीद है तो हम उसके बदले 10 जो है वो उनसे इंतकाम लेना चाहिए। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं, बोले ना सर, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन टू द पॉइंट जाके, ये नहीं है कि मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़े, वो नहीं आपको फायदामंद होगा। आपको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और साथ ही डायलॉग और डायलॉग की पॉलिसी आपको इकट्ठी चलानी। डायलॉग तो चलता रहता है सर, डायलॉग तो वो भी कर रहे हैं और मार भी रहे हैं हमें, और इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। और रोजाना हमारी 27 लाशें, 20 लाशें, 10 लाशें ये उठा के फिरते रहे हम सर। मैं देखें, मेरा अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक है, लेकिन मेरा पाकिस्तान से प्यार है। मैं ये कभी भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान मेरा अव्वलीन है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ और यही मरना। तो ऐलान करें ना सर, ऐलान करें कि जो पाकिस्तान की सरजमीन पर
इस तरह लाशें बिछाएगा, उनकी लाशें जहां मुल्क पाकिस्तान दुनिया के किसी खित्ते में भी हों उनको नहीं छोड़ा जाए। पेट्रियट एक्ट लगाएं, पेट्रियट एक्ट जिस तरीके से अमेरिका ने 9/11 के बाद लगाया था और कहा था कि लाइसेंस टू किल दिया था। जो जहां पाकिस्तान की सरजमीन पे दहशतगर्दी करेगा उसको दुनिया में कहीं जो है वो बस बेहतरीन सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। अफगान सिर्फ बम वो चाहता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।